नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है एक नवीन सेगमेंट के साथ एक नवीन बैच में हम लोग आज जो है पहली बार मिल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के साथ हम लोग इस सेगमेंट को कैरी ऑन किया जाएगा और आज का जो क्लास होगा वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो समग्र अध्ययन है उस पर होगा। तो आज के क्लास में पूरा मध्यकालीन भारत का एक ओवरव्यू हम लोग लिया जाएगा और उसके बाद जो है कल से हम लोग मध्यकालीन भारत के पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट किया जाएगा। बहुत सारे छात्र मुझे जो है वो दिख रहे हैं। आप लोग का अभिवादन मुझे दिखाई दे रहा है। आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज के सेशन को कैरी ऑन किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत एक समग्र अध्ययन है। ये कंप्लीटली जोन जो है वो चेंज हो रहा है। जोन चेंज हो रहा है मीन्स कि आप सभी लोग जो हैं प्राचीन काल की जो बैच के स्टूडेंट हैं वहां पे एक अलग तरीके का टोन था, एक अलग तरीके का रिदम था, एक अलग तरीके का प्रोग्रेशन ऑफ हिस्ट्री था। मध्यकाल में थोड़ा सा एक अलग सा एहसास आपको होगा। पूरे सिलेबस को पहले आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद फिर हम लोग जो है कल से पहले टॉपिक से कैरी ऑन किया जाएगा। पहला क्लास क्यों बच्चों जो है सिलेबस एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे सिलेबस का पिक्चर आपके दिमाग में बन जाता है। यदि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो पाठ्यक्रम बहुत ही सहज है, बहुत ही छोटा है। प्राचीन भारत की तरफ बहुत वाइड सेगमेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसके पाठ्यक्रम में पहला मुद्दा क्या है भाई, तो पहला मुद्दा जो है वो पूर्व मध्यकाल है। दूसरा मुद्दा जो है वो सल्तनत काल है। तीसरा मुद्दा जो है वो मुगल काल है। चौथा मुद्दा जो है वो क्षेत्रीय राज्य हैं। पांचवा मुद्दा जो होगा वो मध्यकालीन दक्षिण भारत है। मध्यकालीन दक्षिण भारत है। और सातवां जो मुद्दा होगा वो भक्ति और सूफी आंदोलन है। वो भक्ति और सूफी आंदोलन है। अगला जो मुद्दा होगा
वह होगा लास्ट में आकर जो है मध्यकालीन प्रमुख इतिहासकार या इनके जो स्रोत हैं उन्हें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो यही आपका सिलेबस है। अब इसे ब्रेक किया जाएगा तो और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। जैसे सल्तनत काल है तो सल्तनत काल में आपको 5 वंश दिख जाएगा। सल्तनत काल में आपको गुलाम वंश है। सल्तनत काल में जो है खिलजी वंश है। सल्तनत काल में जो है तुगलक वंश है। सल्तनत काल में जो है सैयद वंश है। सल्तनत काल में लोदी वंश है। उसी तरीके से मुगल काल को ब्रेक करेंगे तो 6 शासक आ जाते हैं मुगल वंश में। अपना बच्चों जो स्टाइल होगा, पहले सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अपना जो हम लोग का क्लास का स्टाइल होगा वो कहानी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, एक व्यवस्थित क्रम से पूरा मध्यकाल, जैसे लगे कि कोई संगीत चल रहा है, जैसे लगे कि कोई जो है कहानी की तरह जो है एक के बाद एक क्रम बनता जा रहा है। तो वैसे पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे और उसमें थोड़ा सा आपको समझने में ज्यादा सहूलियत होगा। जैसे कि पूरे मध्यकाल का जो कला और संस्कृति है उसे एक बार में किया जाए। सल्तनत काल में स्थापत्य कला कैसा है, मुगल काल में क्या परिवर्तन आ गया, वैसे ही सल्तनत काल में चित्रकला कैसा है, मुगल काल में क्या परिवर्तन आ गया। तो इससे क्या होता है, सल्तनत काल की सामाजिक दशा कैसी है, मध्यकाल की सामाजिक दशा एक ही बार में हो जाए। सल्तनत कालीन आर्थिक दशा कैसा है, मध्यकालीन आर्थिक दशा कैसा है। तो यहां से एक बृहद दृष्टिकोण आपका जो है विकसित होता है और इस बृहद दृष्टिकोण के साथ आप सहजता से क्या करते हैं, सहजता से जो है विषय वस्तु से जुड़ पाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री बेटा खत्म हुआ है अभी जस्ट जो है, तो एंशियंट हिस्ट्री बच्चों का समाप्त हो चुका है। आप मिडाइवल हिस्ट्री से राकेश जो हैं वो जुड़ रहे होंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप मध्यकाल से, जैसे पिछले साल जो मध्यकाल से बच्चे ज्वाइन किए थे उनका सैटरडे फ्राइडे को जो है पूरा बैच कंप्लीट हो गया। मतलब मध्यकाल से ज्वाइन किया तो उन्होंने मध्यकाल किया, आधुनिक भारत किया, विश्व इतिहास किया और प्राचीन भारत किया। उनका बैच जो है फ्राइडे को समाप्त हो गया। आपका भी कुछ वैसा ही रहेगा। आप जो हैं मध्यकाल से शुरू कर रहे हैं तो मध्यकाल करेंगे, देन आफ्टर जो है एक साइकिल चलता जाएगा। उसमें थोड़ा भी ये मत सोचिएगा कि वो प्राचीन नहीं पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल अलग जोन हो जाता है। प्राचीन का मध्यकाल से लेना देना नहीं है और जहां पे लेना देना होगा वहां पे बेटा मैं हूं, मैं हूं ना। तो समथिंग क्या है, समथिंग जो है सिनेरियो ये है कि मध्यकाल का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा सिलेबस है और लगभग मान के चलिएगा कि 1.25 महीने के आसपास में हम लोग प्रयास करेंगे, 1.25 महीने के आसपास में जो है मध्यकाल को कंप्लीट किया जाए। अब क्या है बच्चों, जो है सिलेबस एनालिसिस से पहले यह समझ लेना है कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है, प्रश्न की प्रकृति कैसा है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ एनालिसिस किया था पेपर 1 का, कैसे प्रश्न आईएएस के प्रश्न कैसे पूछता है उसे समझना जरूरी है। जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको यह पता होगा कि प्रश्न कैसा पूछेगा।
प्रश्न की प्रकृति के अंतर्गत जो है पहला मुद्दा जो है शासकों से जुड़े प्रत्यक्ष प्रश्न। किसी भी शासक का नाम ले लेंगे जो पॉपुलर राजा हैं, उनसे कहेंगे उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें या कोई स्टेटमेंट जोड़ देंगे। क्या आप इस कथन से सहमत है कि मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व में विरोधाभास के गुणों का मिश्रण था? मतलब किसी भी राजा से प्रत्यक्षतः प्रश्न उठा देना तो शासकों से जुड़े प्रत्यक्ष प्रश्न हो गया। अगले प्रकृति का जो प्रश्न है वो शासकीय नीतियां हैं, वो जो हैं शासकीय या इसे प्रशासकीय नीतियां कहेंगे। तो शासकीय प्रशासकीय जो नीतियां हैं इसके अंतर्गत जो वेरियस पॉलिसीज हैं उन पे चर्चा होगा। जैसे अलाउद्दीन इस बार जो फिरोज शाह तुगलक की आर्थिक नीति से प्रश्न पूछा था, तो आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी है भाई ना, तो पॉलिसी से अलाउद्दीन खिलजी है, उनकी मूल्य नियंत्रण प्रणाली है, वहां से प्रश्न पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी के जो हैं प्रशासनिक सुधार की जो नीतियां हैं वहां से प्रश्न पूछा गया है। वैसे ही प्राचीन काल में देखेंगे तो सम्राट अशोक के जो धम्म नीति है वहां से प्रश्न, मींस की पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछते हैं। ऐसे ही आप पाएंगे तो सुलह कुल की जो नीति अकबर की है वहां से प्रश्न पूछा गया है। वेरियस जो किंग्स हैं उन किंग्स की जो पॉलिसी है, एक प्रश्न और पूछा गया सल्तनत कालीन शासकों के जो है मंगोल नीति पर सविस्तार चर्चा करना है। मंगोल पॉलिसी क्या है, यहां से प्रश्न है। मुगलों के राजपूत नीति पे प्रश्न पूछा गया है। मुगलों के दक्कन नीति पे प्रश्न पूछा गया है। मुगलों के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत नीति पर जो है प्रश्न पूछा गया है। प्रशासकीय नीतियों से जुड़े हुए प्रश्न हो गए भाई। अगला प्रश्न कौन सा आपको दिखेगा, तो अगला प्रश्न जो है कला और स्थापत्य की श्रेणी से दिखेगा। कला और स्थापत्य में जो है किसी भी शासक से व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, संपूर्ण कालखंड से पूछ सकते हैं। जैसे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पे चर्चा करें, या दो को जोड़ करके पूछ सकते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पे चर्चा करते हुए मुगल कालीन स्थापत्य कला में परिवर्तन के तत्वों पे सविस्तार चर्चा कीजिए। तो ये हो गया भाई जो है। अगला क्या है, तो अगला जो है एंशिएंट से, हाँ ये मिडाइवल ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिडाइवल का सिलेबस ना उलझा हुआ नहीं है, तो अगर किसी भी छात्र को प्राचीन में कहीं से भी कठिनाई समझ में आता है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो डायरेक्टली जो है मिडाइवल से 4 क्वेश्चन लेगा। मिडाइवल के 4 में से 3 प्रश्न लेगा। 5 प्रश्न कुल आपको करने होते हैं, तो किसी एक सेक्शन से 3 करना है, दूसरे सेक्शन से 2 करना है। तो मिडाइवल मुझे लगता है कि वो ज्यादा इजी है। एंशिएंट में कॉन्सेप्ट बहुत ही सॉलिड है। तो अगले पे आते हैं भाई। तो अगला क्या है, कला और स्थापत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फिर अगला जो है आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रश्न पूछते हैं। जैसे सल्तनत कालीन नगरीकरण के स्वरूप पे चर्चा करें। अब नगरीकरण क्या है, आर्थिक मुद्दा है। मुगल कालीन नगरीकरण के स्वरूप पे चर्चा करें, आर्थिक मुद्दा है। सल्तनत कालीन जो है व्यापार और वाणिज्य की प्रगति पे चर्चा करें, या सल्तनत कालीन जो है विदेशी व्यापार पे चर्चा करें। वैसे ही अकबर की जो आईने दहसाला व्यवस्था है उस पर चर्चा करें।
तो आईने 10 साल कृषि से जुड़ा हुआ, भू राजस्व नीति से जुड़ा हुआ है, तो आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहां से है भाई? तो अगला प्रश्न जो है शासकों से जुड़े प्रश्न हो गए, प्रशासकीय रीतियों से, कला और स्थापत्य से हो गया, आर्थिक मुद्दों से जुड़े प्रश्न हैं। ऐसे भी पूछ सकता है सल्तनतकालीन कृषि के स्वरूप पे चर्चा करें या किसानों की दशा पे चर्चा करें। जैसे इस बार पूछा हुआ औरंगजेब के काल में जो है कृषक विद्रोहों के क्या कारण थे। अगला बच्चों जो प्रश्न की प्रकृति है वो सामाजिक मुद्दों से है, सामाजिक मुद्दे से जुड़े प्रश्न है। इसी बार पूछा है हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पे चर्चा करने के लिए पूछा है। महिलाओं की स्थिति सामाजिक मुद्दा है। दास प्रथा पे प्रश्न पूछता है, दास प्रथा क्या है भाई? सामाजिक मुद्दा है। इसके साथ साथ जो है शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। शिक्षा क्या है? सामाजिक मुद्दा है। इसके अलावा जो है राजत्व नीति पे, मतलब मोटी मोटा अगर देखा जाए तो प्रश्नों की प्रकृति इतने डायमेंशंस को अपने में सहेजे हुए होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ सकते हैं, तकनीकी विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कर देता हूं, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास है। तो ये प्रश्न हो गया। चलिए भाई, तो इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मध्यकाल के लिए किताबें कौन सी आप पढ़ेंगे। तो आइए भाई अगला मुद्दा देखते हैं कि पाठ्यक्रम हो गया, प्रश्न की प्रकृति हो गई। अब पाठ्य पुस्तक देखा जाए कि बुक्स कौन से आप देखेंगे। तो बुक्स के लिए आप लोग को थोड़ा सजगता बरतना होगा। नाम के पीछे मत भागिए, ब्रांड के पीछे मत भागिए। नाम और ब्रांड के पीछे भागेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आए। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और जो बड़े इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार का अपना एक लेवल है। किताबें होनी भी चाहिए। एक परीक्षार्थी का सबसे बड़ा मित्र कौन है? सबसे बड़ा मित्र उसकी पुस्तकें हैं। तो मैं दोनों प्रकार की पुस्तक बता देता हूं, जो एक भाषा के आधार पर आपको सहज समझ में आएगा, सरल समझ में आएगा, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और बाकी सतीश चंद्रा को तो आप जानते हैं। तो सतीश चंद्र की जो है सतीश चंद्र की जो है मध्यकालीन भारत है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में आती है। इसके अलावा एससी वर्मा की आती है, एससी हरिश्चंद्र वर्मा की आती है। हरिश्चंद्र वर्मा की भी मध्यकालीन भारत ही है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है। सतीश चंद्र का बच्चों जो है भाषा ना थोड़ा सा आपके लेवल पे, एक स्टूडेंट के लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको लगेगा ना कि बेसिक ही नहीं क्लियर हुआ, बहुत हाई लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं। वैसी ही मोटी है, दो भाग में है। पहला वाला जो सल्तनत काल वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 जो है मुगल काल को कवर किया हुआ है। वैसी ही एससी वर्मा की, हरिश्चंद्र वर्मा की है। तो हरिश्चंद्र वर्मा जो हैं, इनकी भाषा थोड़ी सहज है। भाषा सहज है मतलब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि चीजें मुझे समझ में आ रही हैं और काफी अच्छे से
उसे हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से आता है। बहुत ही शानदार किताब है। तो आपके लिए मैं प्रीफर करूंगा कि एससी वर्मा आपको समझ में आएगी, वैसे इनको भी खरीद के रखिएगा आप। इनका एनालिसिस का लेवल जो सतीश चंद्र का है, वो एनालिसिस का लेवल बहुत ही अलग है। इसके अलावा बच्चों जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंता जो कहा जाता है, बहुत सारी किताबें हैं। अगर पढ़ने के आप शौकीन हैं, लाइक अहमद की आती है मध्यकालीन संस्कृति के नाम से, आप उनको पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं गाइड बुक की के रूप में है, तो ऑप्शनल के रूप में आप उन्हें मत पढ़िएगा। जैसे वो कौन पांडे आप लोग कहते हैं कि वो हैं, वो गाइड बुक है बेटा, जो है वो ऑप्शनल के लिए कोई बहुत ही स्तरीय किताब। अगर पढ़ना चाहते हैं तो इरफान हबीब की पढ़िए। इरफान हबीब की बहुत ही शानदार किताब है और बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं। इरफान हबीब की भी मध्यकालीन भारत आती है। मध्यकालीन भारत आती है, बहुत बड़े राइटर हैं बेटा जो है। अब मुझे ये नहीं पता है कि हिंदी में आती है कि नहीं, इंग्लिश वाली बुक मेरे पास है इरफान हबीब की। लाइक अहमद की भी मेरे पास है। तो इरफान हबीब की बहुत बहुत ही शानदार किताब ये भी है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो किताब आपको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। पीडब्ल्यू की बेटा ऑप्शनल थोड़ी आती है, ऑप्शनल पे मुझे नहीं लग रहा है पीडब्ल्यू का। बाकी मेरा वाला जो क्लास नोट्स होगा वो तो होगा ही। ऑप्शनल का प्रिंटेड मटेरियल आप लोग को नहीं मिल रहा है ना? नहीं नहीं, रानू जो है वही यस के पांडे वाली ऑप्शनल के लिए मैं मना करूंगा। बाकी आप लोग इतने कोई बच्चे तो है नहीं जबरदस्ती कोई चीज कहा, मतलब ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मना करूंगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो बता रही हैं बुक, वो ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कमियां दिखना शुरू हो जाएगी, ऑप्शनल के लिए तो बेटा नहीं है। चलिए जो है यस्सी वर्मा और सतीश चंद्रा जो है, नहीं यस्सी वर्मा आप पढ़िए। कुछ आंसर राइटिंग वाइटिंग करनी किताबें देखिए, जब आप 10,000 रुपए, यहाँ पे तो बहुत सस्ता फीस भी है, आप 8,000 10,000 रुपए बेटा जो है खर्च कर सकते हैं किताबों पर। तो आप दो सॉरी कोचिंग पर, तो आप 1,500 रुपया किताबों पे कर सकते हैं। किताबें रहती हैं तभी आंसर राइटिंग में आपको कंटेंट मिल पाता है। इग्नू का नोट्स भी बहुत बढ़िया है। एनसीईआरटी सतीश चंद्र की तो आप लोग पढ़ते ही हैं। इग्नू के नोट्स को तो बेटा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इग्नू को भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, तो बेसिक चीजें जो हैं एक नए बैच के शुरू करने से पहले, वो बेसिक बेसिक सी चीजें हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब आगे बढ़ा जाए और पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक परिचय लिया जाए। कुछ बेसिक से रिलेटेड बेटा जानकारी चाहिए या जानना चाहते हैं तो उसे बताइए फटाफट मुझे। आइए जो है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर सतीश चंद्र आपको इजी टू कॉम्प्रिहेंशन लगता है तो आप सतीश चंद्र को ही पढ़िए। वाइड डायमेंशन में एससी वर्मा में कवर किए गए हैं, तो एससी वर्मा को भी खरीद के रख लीजिए। जिस बच्चे को सतीश चंद्रा की लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर लग रहा है कि थोड़ा सा हैवी है, तो आप एससी वर्मा को पढ़िए, लेकिन फिर भी सतीश चंद्रा को रखे रहिए। हाँ, इग्नो से बहुत ही आसानी से आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, नो डाउट जो है इग्नो के बुकलेट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसानी से बन जाती है। आइए भाई अब मध्यकाल का समग्र विश्लेषण किया जाए। मध्यकाल जो है इसका समग्र विश्लेषण किया जाए। तो मध्यकाल के समग्र विश्लेषण के अंतर्गत भाई
पूर्व मध्यकाल जो है मोटी मोटा कहेंगे 700 से 1200 ईस्वी के समय काल को कहा जाता है। इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कह रहे हैं, मध्यकाल क्यों नहीं कह रहे हैं? जैसे पाषाण काल को आप देखते हैं प्राक इतिहास, इतिहास के पहले की अवस्था बोलते हैं, वैसे ही मध्यकाल के पहले की अवस्था है। मध्यकाल के पहले की अवस्था से तात्पर्य क्या है? तो मध्यकाल से पहले की अवस्था से तात्पर्य है कि इस कालखंड में, ये जो 500 वर्षों का कालखंड है, इस्लामिक आक्रमण तो हो रहे थे, हो रहा था, परंतु इस्लामिक शासन की स्थापना नहीं हुआ था। शासन की स्थापना नहीं हुआ था, इस्लामिक शासन की स्थापना नहीं हुआ था। There were, although there were the Islamic invasions over India, but nevertheless there were the rule of Islamic king. अब यहां पे इस्लामिक आक्रमण हो रहा है, परंतु इस्लामिक शासन की स्थापना नहीं हुआ है। जैसे इस्लामिक शासन की स्थापना होगा, मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। आक्रमण हो रहा है मतलब मध्यकाल से पहले की अवस्था है, पूर्व मध्यकाल की अवस्था है। अब यहां पर किसे देखना है भाई? तो यहां पर आप लोगों को अरब आक्रमण देखना है और तुर्क आक्रमण देखना है। अरब और तुर्क आक्रमण जो है, अरब आक्रमण में किसका हो रहा है भाई आक्रमण? तो अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है। तुर्क आक्रमण में कौन है? तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी हैं और जो हैं मोहम्मद गौरी हैं। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी हैं। यहां से प्रश्न क्या पूछता है? तो यहां से एक सिंपल सा प्रश्न आपका बनता है कि ये जो इस्लामिक आक्रमण है, इस इस्लामिक आक्रमण का कारण और प्रभाव क्या था? इस्लामिक आक्रमण का जो है कारण और जो प्रभाव है वो क्या है? What were the reasons behind the Islamic invasion over India and what were the multidimensional impact of these invasion? इसे कल की क्लास में हम लोग विस्तार से देखा जाएगा भाई कि क्या कारण है आक्रमण का, प्रभाव क्या पड़ा हुआ था। पूर्व मध्यकाल के दौरान ही दो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ भाई? तो गौरी के समय में ही जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला जो है वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी। इसी के साथ जो है इस्लामिक शासन की, तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही इस्लामिक शासन की स्थापना होता है और गौरी की अपनी कोई संतान नहीं होती है।
गौरी की अपनी संतान नहीं होती है तो साम्राज्य का बंटवारा उसके गुलामों में हो जाता है, और यहीं से क्या होता है भाई, यहीं से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। तो सल्तनत काल में क्या है, सल्तनत काल में कुल 5 वंश हैं। सल्तनत काल में कुल 5 वंश हैं, और इन 5 वंश में कौन कौन है, तो 5 वंश में जो है गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, तुगलक वंश है, अगला जो है सैयद वंश है, और अगला जो है वो लोदी वंश है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। चलिए भाई, तो सल्तनत काल के ये कुल 5 वंश हैं। गुलाम वंश में कौन महत्वपूर्ण शासक हैं, तो गुलाम वंश में जो है कौन कौन महत्वपूर्ण शासक हैं भाई, तो एक तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दूसरे जो हैं वो इल्तुतमिश हैं। तीसरे जो हैं रजिया सुल्तान हैं। अगली जो हैं वो बलबन है। गुलाम वंश में क्या है भाई, गुलाम वंश में कुल जो है, मेरा ग्रुप जो है @ पहले लगाना है, अनिल सॉरी हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर, हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर। शुरू में बेटा लगाना है। कई लोगों को मैंने वो शेयर भी किया है लिंक जो है। कल कौन थी, कल कोई एक बच्ची थी जिन्होंने मेल किया था मुझे कि सर आपका वो नहीं मिल रहा है, ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा मेरे ऑफिशियल मेल आईडी पे। मेरा ऑफिशियल मेल आईडी anil.singh@pw.live है। तो वहां से मैं प्रयास करूंगा कि डायरेक्ट लिंक आपको शेयर कर दूं और आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए भाई, जो है तो गुलाम वंश में आप इन 5 शासकों को पढ़ेंगे। इन 5 शासकों का क्या योगदान रहता है, इनकी क्या नीतियां रहती है, विशेष करके बलबन के संदर्भ में। गुलाम वंश, इस वंश को क्यों कहा जाता है। इसके पश्चात फिर खिलजी वंश पे आएंगे। खिलजी वंश वन मैन शो रहेगा। वन मैन शो मीन्स के अलाउद्दीन खिलजी के ही इर्द गिर्द पूरा का पूरा वंश घूम रहा है, और बहुत ही एक कह सकते हैं कि कालजयी शासक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को अभी तक बच्चों मेरा मानना है कि आप नकारात्मक संदर्भ में ही सुने हैं। नकारात्मक संदर्भ में मीन्स कि वो कौन सा है, पद्मावत जो मूवी है, या मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती जो है, वो एक तरीके से काल्पनिक रचना है, और उसमें उसके व्यक्तित्व का नकारात्मक पक्ष दिखाया गया है। या इन केस अगर मान लिया जाए कि वो घटना हुआ था, तो मुद्दे की बात है कि उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। कैसे उसका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ ऐसा किया जो आज लगभग 700 सालों के बाद भी भारत में वो परंपरा चल रही है।
अलाउद्दीन खिलजी के समय काल को बच्चों अगर देखा जाए तो 1296 से 1316 ईस्वी है। 1316 मीन्स की 700 सालों से ज्यादा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का आज भी जो बिस्वा प्रणाली है वो प्रचलन में है। गांव में बिस्सा का नाम सुने होंगे बेटा, बिस्सा या बिस्वा, बिहार में कट्ठा कहा जाता है। ये 700 सालों से उसकी परंपरा चल रही है। अलाउद्दीन खिलजी आज का जो आधार कार्ड है उस जमाने का उसने आधार कार्ड चालू किया था। सैनिकों का हुलिया मेंटेन करता था, घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलन में थी। आज बच्चों जो मिलिट्री का कैंटीन होता है, अलाउद्दीन खिलजी उस जमाने का कैंटीन सिस्टम लाया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लेकर के आया हुआ था। वेश्यावृत्ति पे उसने प्रतिबंध लगाया, शराबबंदी उसने किया था, मदिरा पान पे प्रतिबंध। एक बहुत बड़ा शासक है और कम से कम मुझे लग रहा है कि एक क्लास से ज्यादा जो है केवल अलाउद्दीन खिलजी जो है, लगभग 1.5 क्लास 2 क्लास केवल अलाउद्दीन खिलजी पे ही लगातार उसकी जो पॉलिसीज हैं उस पर चर्चा चलेगा। फिर खिलजी वंश के बाद कौन आते हैं भाई? तो खिलजी वंश के बाद जो हैं 2 महत्वपूर्ण शासक ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं। एक जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक हैं और दूसरा जो है वो फिरोज शाह तुगलक हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से इस बार प्रश्न पूछा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ये कहा जाता है ना, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत मिले तिन तैसी। वो कौन सा बच्चों गाना रहता है ना कुमार विश्वास का, क्या कोई पागल समझता है कोई दीवाना कहता है। कुछ वैसा ही आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने पागल समझा, कुछ ने अंतर विरोधों का सम्मिश्रण समझा, किसी ने सल्तनत का सबसे दूरदर्शी शासक समझा। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके मोहम्मद बिन तुगलक जो रहते हैं, अंततः निष्कर्ष देखा जाएगा कि आदमी अच्छा था, शासक भी अच्छा था। सल्तनत काल का इवन उसे सबसे दूरदर्शी शासक कहा जाता है। तो सब क्या है भाई, सब जो है मोहम्मद बिन तुगलक के गुणों का वो रहता है। उसका प्रशासन निकम्मा रहता है, प्रशासन ही अकर्मण्य रहता है। तो जो भी उसकी असफलताएं थी उसमें पूर्णतः मोहम्मद बिन तुगलक जिम्मेदार नहीं था, या कुछ उसकी योजनाओं में तो वो कहीं से जिम्मेदार नहीं था। तो इस आधार पर ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेप्थ चल करके भाई देखा जाएगा। फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो तुष्टीकरण की नीति लेकर के आते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लेकर के आते हैं। इस तुष्टीकरण की नीति के तहत क्या होता है, तुष्टीकरण की नीति के तहत जो है वो इस्लामिक उलेमा वर्ग को संतुष्ट कर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत सारे विद्रोह हुए थे, कुल 36 विद्रोह हुए थे। 36 विद्रोह में दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया, 1333 में मदुरा स्वतंत्र हो गया, 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो गया, 1347 में बहमनी स्वतंत्र हो गया। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है फिरोज शाह तुगलक को लगता है कि जो खो गया सो खो गया, जो बचा है उसी को बचा के रखा जाए। तो वो तुष्टीकरण की नीति पे चलते हैं। उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए सारे गैर इस्लामिक करों को समाप्त करते हैं और केवल 4 इस्लामिक कर लगाते हैं, जजिया है, जकात है, खराज है, खुम्स है। अगर उनके तुष्टीकरण के नीति को छोड़ दिया जाए तो शासक बड़े अच्छे रहते हैं भाई, एक फिलेंट्रोफिस्ट रहते हैं, दिल के बड़े शासक रहते हैं, उदार शासक रहते हैं। सल्तनत काल के पहले ऐसे शासक रहते हैं जिसने दासों के बारे में सोचा और एक पृथक दास विभाग
दीवाने बंदगान नाम से स्थापित किया। वृद्ध लोगों के लिए जो है पेंशन विभाग की स्थापना दीवाने इस्तिहाक की स्थापना किया। एक डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी की भी स्थापना किए थे। लोक कल्याण विभाग की स्थापना किया। वो लोक कल्याण विभाग जो रहता है दीवाने खैरात रहता है। इन सारे पहलू को देखेंगे। सैयद वंश का अपना बच्चों कोई योगदान नहीं है। लोदी वंश में बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी हमारे काम के हैं। थोड़ा बहुत काम के जो हैं इब्राहिम लोदी भी हैं। थोड़ा बहुत काम के जो हैं वो इब्राहिम लोदी भी हैं। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। चलिए भाई जो है तो ये सल्तनत काल हो गया। सल्तनत काल के बाद फिर कहां पे आएंगे? तो सल्तनत काल के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे और मुगल वंश पे आएंगे। मुगल वंश में कुल 6 शासक आपको दिखेंगे। कौन कौन है भाई? मुगल वंश में जो हैं बाबर हैं। इसके साथ साथ जो है मुगल वंश में हुमायूं हैं। मुगल वंश में शहंशाह अकबर हैं। मुगल वंश में जहांगीर और शाहजहां हैं। जहांगीर और शाहजहां हैं। मुगल वंश में जो है औरंगजेब हैं। औरंगजेब हैं। ये पूरा जो है वो मुगल वंश है। लगभग लगभग एक एक क्लास आपका बाबर पे, एक क्लास हुमायूं पे, लेकिन अकबर एक बड़े शासक हो जाते हैं। बाबर मध्य एशिया के रहने वाले रहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की रूमी विधि से पराजित करते हैं। एक युग पर पानीपत का युद्ध कोई साधारण नहीं बल्कि एक युग परिवर्तनकारी युद्ध साबित होता है। इस युग परिवर्तनकारी युद्ध के साथ ही जो है एक नवीन सत्ता मुगल वंश स्थापित होता है। मात्र 4 वर्ष में ही पूरा जीवन संघर्ष ही देखे थे बाबर। मात्र 4 वर्ष में ही जो है एक विशाल साम्राज्य भी बनते हुए देखा। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध लगातार वर्षों में जीतते जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भाई हुमायूं आते हैं। हुमायूं दिल के बहुत बड़े रहते हैं। मध्यकाल के पहले शासक रहते हैं जो अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किए रहते हैं। साम्राज्य का बंटवारा भाइयों में किए जाने से क्या होता है? अब जो है इनकी शक्ति कमजोर होती है। शक्ति कमजोर होती है तो लगातार 2 युद्धों में सूर शासक शेरशाह सूरी इनको हराते हैं। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी। हुमायूं फिर लगभग अगले 15 वर्षों तक दर दर की ठोकर खाते हैं। मुकद्दर इनका जो है वो फिर से करवट लेता है। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हराते हैं और इस तरीके से फिर से शहंशाह हिंदुस्तान का जो है दर्जा पाते हैं, दिल्ली का तख्त पाते हैं। लेकिन शायद ऊपर वाले को ये सारी चीजें उनके मुकद्दर में मंजूर नहीं थी। 6 महीने ही बीतते हैं सत्ता प्राप्ति के बाद। अपने पुस्तकालय की सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, पैर फिसलता है, गिरते हैं, दुनिया से
रुखसत हो जाते हैं। अब इनके बाद कौन आएंगे भाई? इनके बाद शहंशाह अकबर आएंगे। शहंशाह अकबर बच्चों बहुत बड़ा नाम है। जैसे प्राचीन काल में सम्राट अशोक को आपने देखा, मध्यकाल में कुछ वैसा ही जो स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, वो अकबर का है। अकबर की महानता किस बात में है भाई? तो अकबर की महानता आप देखेंगे कि अधिकांशतः जो इस्लामिक शासक थे उनमें एक लिबरल अप्रोच का, लिबरल एटीट्यूड का जो है, तो उदार थे, लेकिन उदारता की अपनी कुछ सीमाएं थी। अकबर ने उन सारे सीमाओं को तोड़ करके एक धर्म निरपेक्ष शासक की अपनी छवि बनाई। अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी उतना ही स्थान दिया। उन्हें हिंदुओं को भी उच्च पद, मनसब कहा जाता था, मनसबदारी व्यवस्था, उच्च पद प्रदान किया। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, इबादत खाना की स्थापना करते हैं। ये धर्म संसद रहता है, सभी धर्म के धर्माचार्यों को बुलाते हैं। सभी धर्मों का अकबर का ऐसा मानना था, शहंशाह अकबर का, कि सभी धर्मों श्रेष्ठ हैं। इबादत खाना पे उन्हीं सब पे चर्चा करते हैं। सभी धर्मों की अच्छाइयों को जोड़ जोड़ करके 1582 में एक नवीन धर्म दीन-ए इलाही को चला देते हैं। जितना भी हिंदुओं के साथ भेदभाव था लगभग समाप्त कर देते हैं। हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करते हैं। हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था, जजिया कर को अकबर समाप्त कर देते हैं। हिंदुओं में सती प्रथा थी, महिलाओं को जलती चिता पे जो है सती होना पड़ता था। पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। बाल विवाह होता था, बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया। बहु विवाह होता था, बहु विवाह को प्रतिबंधित कर दिया। तो ऐसे में क्या है भाई? ऐसे में अकबर जो है अपनी राजनीतिक छवि को एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। दासों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। उधर फिरोज शाह तुगलक ने दास विभाग स्थापित किया था कि दासों की देखरेख हो सके। शहंशाह अकबर का कहना है कि ये दास प्रथा कौन सी चीज है भाई? वही बच्चों अमेरिका जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 1861 क्या 1865 तक जो है दास प्रथा बनी रही। अपने यहां पर अकबर ने जो है दास प्रथा को 1560 के ही दशक में, तो अमेरिका से भी 300 साल पहले दास प्रथा हमारे यहां पे बैन हो गया। अकबर एक साम्राज्य निर्माता भी रहते हैं। एक दो नहीं, लगभग 20 युद्धों को जीतते हैं। मालवा है, कालिंजर है, चुनार है, चित्तौड़ है, गुजरात है, काबुल है, कांधार है, बलूचिस्तान है, सिंध है, कश्मीर है, उड़ीसा है। देन आफ्टर जो है मध्य प्रदेश में वो रानी दुर्गावती रहती हैं, उनसे युद्ध लड़े होते हैं। अहमदनगर में चांद बीबी से लड़ते हैं। कई सारे युद्धों को जीत करके एक बृहद साम्राज्य की भी स्थापना करते हैं। उसके बाद अकबर के बाद बच्चों जहांगीर आते हैं। जहांगीर की रुचि चित्रकला में बहुत ज्यादा रहती है। व्यक्तित्व का दुर्गुण रहता है कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, अतः शासन प्रशासन में उनकी रुचि कम रहती है। शासन प्रशासन में उनकी रुचि कम रहती है तो नूरजहां जो है शासन में दखलंदाजी देना शुरू करती हैं और एक पैरेलल गवर्नमेंट ही बना रही हैं। नूरजहां जुंटा ग्रुप की स्थापना करती हैं। उस जुंटा ग्रुप में नूरजहां की मां असमत बेगम हैं। उस जुंटा ग्रुप में नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला हैं। उस जुंटा ग्रुप में नूरजहां के भाई आसफ खान हैं। और आगे चल करके जो शाहजहां बनते हैं उनका नाम खुर्रम रहता है। खुर्रम भी रहते हैं। बाद में चल करके जुंटा ग्रुप में मतभेद होता है। फिर अंततः कहानियां बहुत सारी हैं बच्चों। फिर कौन शहंशाह बनता है?
शाहजहां बनते हैं। जहांगीर की चित्रकला में रुचि थी, शाहजहां की स्थापत्य कला में रुचि था। कई सारे वैश्विक स्तर की इमारतें, ताजमहल का निर्माण जिसे विश्व के 7 आश्चर्य में कहा जाता है, ताजमहल का निर्माण करवाया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किया, तख्ते ताउस का निर्माण कराया। तो इस तरीके से शाहजहां के बारे में आप देखेंगे। फिर उसके बाद औरंगजेब के तो कहने ही क्या। औरंगजेब पे बेटा ऑप्शनल में ना आपको वो नहीं चलना है ना जो अब लगता होगा, इतिहास आप भी जीएस में पढ़ लिए हैं, अब आपको लगता होगा औरंगजेब का नाम सुनते ही बड़ा क्रूर टाइप का शासक था। जो सब जान रहे हैं वो आपको ऑप्शनल में बेटा नहीं पूछेगा। ऑप्शनल में जो नए तरीके के रिसर्च हैं वहां से भी प्रश्न है। औरंगजेब जो था उसे तो इतिहासकारों ने परोसा ही है। भाइयों को मारा, पिता को कैद में डाला, हिंदुओं के प्रति जो है बड़ी कट्टर नीतियां थी, जबरन धर्मांतर, ये तो सब जान रहे हैं। कुछ नए प्रश्न बनते हैं। औरंगजेब बद नहीं बदनाम बादशाह था। औरंगजेब बद नहीं बदनाम बादशाह था भाई। बद मतलब वो बुरा नहीं था, उसे बदनाम किया गया था। यहां पे भी कुछ नए जो उसके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष हैं उसे बताना होगा। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे हर मुगल बादशाह, चाहे अकबर खुद रहे हो, हुक्का पीते थे। हर मुगल बादशाह कोई ना कोई नशा करता था। अफीम के शौकीन हुमायूं रहते हैं। औरंगजेब एक ऐसा रहता है जो जीवन भर किसी नशीली वस्तु को छूता तक नहीं है। सभी मुगल बादशाहों की के हरम होते थे। हरम में सैकड़ों हजारों स्त्रियां होती थी। औरंगजेब आजीवन एक पत्नी के प्रति समर्पित रहा। हरम प्रथा को ही उसने जो है कहा महिलाएं कोई नुमाइश की चीज नहीं है। ढोल के अंदर पोल की कहावत बच्चों, जो कहावत है ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। मुगल वंश का पतन बेटा कोई बाहरी नहीं, उसकी जो ताबूत खोदने का काम था वो शाहजहां ने ही कर दिया था। शाहजहां को स्थापत्य का इतना सनक सवार था, इतिहास में अपना नाम कर जाने का इतना सनक सवार था कि खजाना पानी की तरह बहता रहा। उन्हें लेस मात्र तक चिंता नहीं हुआ। उन्हें बस ये था कि हमारा ख्वाबों का महल ताजमहल बन जाए। दुनिया ये देखे कि एक शहंशाह अपनी पत्नी से इतना स्नेह रखता था। उसका जीता जागता प्रमाण उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ताजमहल रहता है। 20 साल में बच्चों बन के तैयार हुआ। आज भी ताजमहल देखेंगे बरबस निकल पड़ता है, वाह ताज। खजाना खाली हुआ भाई ना। दुनिया का उस जमाने का सबसे बड़ा मस्जिद जामा, खजाना खाली था। औरंगजेब बद नहीं, उतना बुरा नहीं था। जब खजाना खाली था तो क्या करे भाई। खजाना खाली था, उसे पता था कि हिंदू मंदिरों में जो है धन दौलत है, वो हिंदू मंदिरों को वाया लूटा अपना। तो समझ में आया किया। ये था भाई नहीं कि मेरा शासन जो है सुचारू रूप से चले। खजाना खाली था तो कहां से इतनी लब्बो लुबाब की जिंदगी चलेगी। अब चित्रकला विभाग ही, अकबर ने चित्रकला विभाग ही खोला था। फ्री में चित्रकला बना करके अपना दान ले रहे हैं, अनुदान ले रहे हैं। खजाना में है ही नहीं तो इतना चालाक सा चित्रकला पे ही प्रतिबंध लगा देता है। महल की दीवारों पे चित्रों को पुतवा देता है चूने से। हरम में जो हजारों स्त्रियां रहती थी तनख्वाह पाती थी बेटा ना, फ्री में थोड़ी रहती थी। नाचना गाना, शाम के समय जो है नृत्य संगीत हो, वो राजकोष पे बोझ थी। वो हरम प्रथा को ही बंद कर दिया कि हजारों लोगों का तनख्वाह, खाना खिलाना सब बचेगा, कुछ तो बोझ कम होगा। तुलादान प्रथा को बंद कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से एक अलग डायमेंशंस भी उभरता है औरंगजेब के संदर्भ में। ये प्रश्न पूछा गया, बद नहीं बदनाम बादशाह था। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जब भाई आएंगे।
औरंगजेब पे और भी प्रश्न इंटरलिंकिंग अप्रोच के पूछते हैं, जैसे नेपोलियन का नाम आप सुने होंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वैसे ही इंटरलिंक करके एक प्रश्न पूछता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का पतन कर दिया, चर्चा करें। अब बच्चों, दिन में तारे दिख जाते हैं कि ये स्पेन का नासूर क्या है। स्पेन का नासूर नेपोलियन तो फ्रांस का रहने वाला था, तो वो नेपोलियन का पतन कैसे कर दिया। और सब ठीक है भाई, ये दक्कन का फोड़ा क्या है, दक्कन का फोड़ा ने औरंगजेब का पतन कर दिया। ऐसे प्रश्नों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जैसे ही मुगल वंश समाप्त होगा, फिर हम लोग मध्यकाल की तरफ रुख करेंगे और कंप्लीट मध्यकाल को साथ में लेके चलेंगे, जैसे कि मध्यकालीन प्रशासनिक दशा। और प्रशासनिक दशा में एक ही बार में हम लोग क्या करेंगे, सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा, सल्तनत कालीन प्रशासनिक दशा और मुगल कालीन प्रशासनिक दशा, मुगल कालीन प्रशासनिक दशा। इससे एक इंटरलिंक आपका डेवलप होगा भाई। फिर हम लोग कहां पे आएंगे भाई, तो फिर मध्यकालीन जो है सामाजिक दशा। सामाजिक दशा में भी फिर वैसे ही सल्तनत कालीन सामाजिक दशा, मुगल कालीन सामाजिक दशा। तो मध्यकाल में जो स्त्री है, स्त्री की दशा, कंडीशन ऑफ वुमेन है, वो दोनों एक ही साथ में होगा। जीएस में बेटा ये वाला अप्रोच हम लोग नहीं लेके चलते हैं। फिर उसके बाद फिर वही चीज है, मध्यकालीन आर्थिक दशा, मध्यकालीन आर्थिक दशा, ये भी ऐसे ही चलेगा। आर्थिक दशा भी इसी वे में मूव करेगा। इसके बाद मध्यकालीन कला और संस्कृति, मध्यकालीन कला और संस्कृति। यहां पे भी सल्तनत कालीन कला और संस्कृति, मुगल कालीन कला और संस्कृति। ऐसे सिलेबस को, मतलब जैसे आपकी यूपीएससी के सिलेबस में दिया है वैसे चलेंगे बेटा, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इस वे में क्या है ना कि एक कहानी बनती जाएगी, एक कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, एक अंतर विषयक दृष्टिकोण जो है वो आप लोगों का विकसित होता जाएगा। ये समाप्त होगा तो फिर हम लोग कहां पे बढ़ेंगे भाई, तो इसके बाद जो है भक्ति और सूफी आंदोलन को देखा जाएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन को देखा जाएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन में तीन पहलू आते हैं उभर करके, कारण, अगला जो है प्रमुख संत, अगला जो है भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव क्या था। बहुत सारे संत हैं बच्चों, भक्ति के उदय के कारण क्या है, अलवार संत हैं, नैनार संत हैं। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सुने होंगे, या अद्वैतवाद दर्शन का नाम सुने होंगे, अद्वैतवाद होगा। रामानुजाचार्य पे प्री में प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा गया था, उनका विशिष्टावाद, विशिष्टाद्वैत दर्शन है, उसे देखा जाएगा। अब जो है अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, या शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। अच्छा, इस बार प्रश्न भी पूछा है, वो कोई त्रयी करके पूछा है, वेद त्रयी या कुछ ऐसे करके त्रयी करके पूछा है। भक्ति परंपरा में
शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। तो इसे देखा जाएगा। फिर उसके बाद कई सारे संत आते हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं, दादू दयाल हैं। दक्षिण भारत में जो हैं तुकाराम हैं, रैदास हैं, रामदेव हैं। इस पूरे यूनिट के बाद फिर हम लोग कहां पे बढ़ेंगे? तो फिर जो है मध्यकाल के क्षेत्रीय राजवंश जो हैं, क्षेत्रीय राजवंश में जो कुछ दो तीन प्रमुख राजवंश होंगे, जैसे कि मालवा है, चित्तौड़ है, गुजरात है, उसे देखेंगे हम लोग। एक बच्चों शायद यहां पे हम लोग का थीमेटिक वाले में छूट गया है। मध्यकालीन कला और संस्कृति के साथ फिर हम लोग जो है मध्यकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी देखा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ ऐसे ही चलेगा। सल्तनत कालीन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और मुगल कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए भाई, तो मध्यकाल के क्षेत्रीय राजवंश हो जाएंगे। अब इसी के साथ क्या हो जाएगा? इसी के साथ जो है दक्षिण भारत का इतिहास आएगा। और दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग शायद चोल वंश तक किए हैं कि नहीं, आप लोग जैसा भी मुझे बताएंगे। तो यहां पे जो है चोल वंश, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, और जो है दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य। हर साल एक दो प्रश्न रहता ही रहता है बच्चों, एक दो प्रश्न यहां से रहता ही रहता है। मराठों के उत्थान और पतन के क्या कारण है? छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रश्न है। दक्कन का जो नासूर अभी मैंने औरंगजेब का कहा था, दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का पतन किया, दक्कन के फोड़े ये मराठे ही रहते हैं। विजयनगर बहमनी साम्राज्य में 200 वर्षों का तकरार था। 200 वर्षों तक वो लड़े थे। किसके लिए लड़े थे? अमूमन जो है कई सारे क्षेत्र रहते हैं, रायचूर दोआब के लिए लड़े थे। विजयनगर में संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, आरविडू वंश है। बाबर जब भारत आता है तो अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी नाम से लिखता है। तुझके बाबरी में वो उत्तर भारत के किसी भी शासक का जिक्र नहीं करता है। कहता है भारत का सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारत के कृष्णदेवराय हैं। उनपे भाई कृष्णदेवराय क्या हैं, क्या किया था, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, उसे देखा जाएगा। फिर दक्षिण भारत को बच्चों अपने एक अलग टोन में चलेगा। जैसे चोल वंश की करेंगे, उसके बाद सामाजिक दशा क्या है, आर्थिक दशा क्या है, धार्मिक सांस्कृतिक दशा क्या है। वैसे ही विजयनगर की सामाजिक दशा क्या है, आर्थिक दशा क्या है। फिर विजयनगर का जो कला और स्थापत्य क्या है, फिर बहमनी साम्राज्य का भी उसी हिसाब से चलेगा। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से यहां तक आते आते जो है आपका सिलेबस जो है वो अपने अंतिम प्रारूप में आ चुका होगा। और मध्यकाल के प्रमुख इतिहासकार और विदेशी यात्री, ये अंतिम यूनिट हो जाएगा। मध्यकाल कालीन प्रमुख इतिहासकार, इतिहासकार
और विदेशी यात्री, इसमें अक्सर वो प्रश्न पूछते रहते हैं, तो कहां से कहानी शुरू होगी भाई? कहानी जो है अलबरूनी से शुरू होगा। कहेंगे आप लोग तो एक कल्हड़ की राज तरंगिणी है, उसे भी करा दूंगा। कल्हड़ की राज तरंगिणी है, उसे भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है बर्नी एक बहुत ही प्रमुख इतिहासकार हैं सल्तनत काल में। बर्नी हैं, आमिर खुसरो हैं। विदेशी यात्रियों में बच्चों जो है इब्न बतूता हैं, तो इनके संदर्भ में हम लोग देखा जाएगा। इसके बाद फिर जो है मुगल काल में देखेंगे, तो मुगल काल में जो है अबुल फजल हैं, बदायूनी हैं। अबुल फजल हैं, बदायूनी हैं। एक विजयनगर में जो है अब्दुल रज्जाक हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब्दुल रज्जाक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इन सारे इतिहासकारों पर चर्चा के साथ ही आपका मध्यकालीन भारत जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो एक पूरा कंप्लीट मैंने मध्यकाल का सिलेबस एनालिसिस आप लोगों के समक्ष रखा। अब सिलेबस से आप रूबरू हो गए। इसके साथ ही साथ जो है कैसे हम लोगों को मध्यकाल को अप्रोच करना है, उससे आप लोग जो है वो परिचित हो गए। क्लास में हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे, सिलेबस अलग तरीके से दिया है, क्लास में हम लोग कैसे लेके चलेंगे उससे आप लोग परिचित हो गए। अब मुझे बताइए कि कोई ऐसा पहलू जिसपे आप अनभिज्ञ हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में वो दीजिए। नए बच्चे आज की क्लास में जुड़े हैं कि नहीं? ये मुझे लग रहा है कि मैं बैच के साथ जुड़ा हूं, जो उस पर लाइव होता है, वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पे जो लाइव होता है, एप्लीकेशन पे जो लाइव बच्चे हैं उनका कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। ये सारे बच्चे जो हैं वो, और नए स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं वो भी मुझे लग रहा है कि नहीं है। अभी बच्चों जो यहाँ पे हम लोग हैं लाइव क्लास सेशन में, तो मुझे वही बच्चे दिख रहे हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री वाले हैं। क्या कोई ऐसा बच्चा भी है इस अभी जो है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है? वो कोई नया बच्चा है? अच्छा, नाजमीन खान है। ठीक है बच्चों, जो है तो एंशिएंट वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कि नए स्टूडेंट शायद मुझे लग रहा है कि नहीं है, वो मर्ज अभी उन्हें नहीं किया गया है। और इसके अलावा और कोई डाउट है बेटा, या कुछ और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों क्या चाहते हैं अभी के लिए, वर्तमान के लिए? पहला क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास ही होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो कल से आप लोग तैयार हैं? कल से पहला टॉपिक जो पूर्व मध्यकाल के साथ हम लोग लीड करेंगे, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बुक वगैरह अगर आप छोटे शहर से हैं तो आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन पे, मुझे लग रहा है अमेजोन या फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाना चाहिए। या अगर ऐसे शहर से हैं जहां पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने शहर के बुक शॉप पे जा करके ले सकते हैं।
चलिए भाई जो है तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको चिंतित होने की बच्चों जरूरत नहीं है। मध्यकाल एक अलग जोन है, प्राचीन भारत एक अलग जोन है। तो अगर कोई प्रश्न आपका ऐसा है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री को इलेबोरेट करने की जरूरत है, तो आप विश्वास मानिए मैं एंशियंट हिस्ट्री को वहां पे जोड़ करके और तभी आगे बढ़ूंगा कि पता है ना भाई, मध्यकाल से नया बैच शुरू हो रहा है तो नए बच्चे होंगे ही। नए बच्चे होंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप जाइए भाड़ में जो है हम उसी को लेके चल रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होगा बच्चों। जहां पे आवश्यकता पड़ेगी प्राचीन भारत आपको इलेबोरेट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छा भाई, कई सारे हैं नए स्टूडेंट हैं, मैं सोचा कि वो शायद बाद में ऐड ऑन होंगे। तो आज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर एस शर्मा को भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, उपिंदर सिंह खरीद करके प्राचीन के लिए रखना चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जो आंसर आपको मिलेंगे, थोड़ी बल्कि बुक है लेकिन आंसर आपको वहीं से मिलेगा। तो आइए जो है आज का इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हुआ, फिर कल हम लोग आएंगे और कल फुल फ्लेज जो है हम लोगों का बैच कल से शुरू हो जाएगा, पहले टॉपिक पूर्व मध्यकाल पर चर्चा के साथ। ऐसा कोई डाउट भी मुझे आप लोग का नहीं दिख रहा है? मेरा ऑफिशियल मेल आईडी जो है बच्चों वो अनिल ANIL ये मेरा नाम है .singh@pw.live है। anil.singh@pw.live है। क्लियर है? चलिए भाई, तो हम लोग यहीं पे जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल पुनः इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।